हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। मैं सौम्य चतुर्वेदी एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूं। अनुसूचियां, ऑलरेडी हम संविधान के काफी सारे लेक्चर्स देख चुके हैं, ठीक है। और आज हम अनुसूचियों पर बात करेंगे। अनुसूचियां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इवन ये प्रीलिम्स में तो आता ही आता है, साथ में मेंस में भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां। और अगर हम वर्तमान संविधान की बात करें तो अभी संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची की बात करें 1985 में जोड़ी गई, दल बदल कानून से संबंधित है। फिर हम बात करें 11वीं अनुसूची 1993 में जोड़ी गई, और इसके बाद हम बात करें 12वीं अनुसूची की तो वो भी 1993 के अंतर्गत जोड़ी गई। 73वां 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 11वीं और 12वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है। अब हम अनुसूचियों की बात करें। पहली अनुसूची में जो लिखा हुआ है, आप चाहे पहला भाग पढ़ लेना, चाहे पहला अनुच्छेद पढ़ लेना, चाहे पहली अनुसूची पढ़ लेना, हर जगह राज्य और संघ के बारे में ही लिखा होगा। यानी कि पहले इंट्रोडक्शन रहेगा भारत का। क्या लिखा हुआ है पहली अनुसूची में? राज्य और एवं संघ शासित प्रदेशों की सूची। यहाँ नाम भी लिख सकते हैं हम, यहाँ हम सीमाएं भी लिख सकते हैं, यानी कि किस राज्य की सीमा और किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा कहां तक लगेगी। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की सूची किसी को और कभी नहीं भूलती है। दूसरी और तीसरी अनुसूची में कंफ्यूजन हो जाती है कि पहली अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में वेतन है या फिर तीसरी अनुसूची में वेतन है। तो इसको बिल्कुल ऐसे याद रख सकते हैं हम कि जब भी हम कहीं जॉब करने जाते हैं, पहले दिमाग में सैलरी की बात आती है, देन ज्वाइनिंग। तो हम सैलरी से ऐसे याद रखेंगे कि पहले हम सैलरी, इसके बाद ज्वाइनिंग, यानी कि पहले वेतन और भत्ते, इसके बाद आएगा शपथ। तो वेतन और भत्ते किन किन के हैं? कुछ ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं देश के जिनके वेतन और भत्ते इसमें लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि संविदा वर्ग 2 के, संविदा वर्ग 3 के कर्मचारियों की वेतन लिखी हुई है और भत्ते लिखे हुए हैं। वेतन किन किन की लिखी हुई है? राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा और लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यहां पर उपवक्ताओं को काट भी सकते हैं। वेतन का विवरण है, यहाँ सीएजी भी लिखना है हमें, ठीक है। सीएजी के वेतन का भी विवरण दिया हुआ है। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक तरफ हम लिख सकते हैं इसको केंद्र, ठीक है, और दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं राज्य। केंद्र में सबसे ऊपर राष्ट्रपति बैठे हुए हैं और राज्य में सबसे ऊपर कौन है? राज्यपाल है। यहां पर हम बात करें संसद में तो लोकसभा, और लिख सकते हैं यहां पर राज्यसभा। इनकी वेतन और भत्ते देख रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। और यहां लिख सकते हैं विधानमंडल, लिख लो आप सीधा सीधा, उसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाएंगे। फिर उच्चतम न्यायालय, ऐसे बहुत जल्दी याद होगा और रटेंगे बिना किसी चीज के तो याद नहीं होगा। और यहां लिख सकते हैं हम उच्च न्यायालय। क्या लिख सकते हैं यहां पर हम? उच्च न्यायालय। फिर सीएजी को आप अलग ही कर लो, सीएजी यानी महालेखा परीक्षक की जो वेतन है वो भी अनुसूची 2 में लिखी हुई है। हम कैसे याद करेंगे? सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर राज्य में राज्यपाल, इसके बाद केंद्र में आएंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। फिर हम अगर राज्य में आएंगे तो विधानमंडल के जितने भी हैं, विधान सभा, विधान परिषद के सदस्यों की वेतन हो जाएगी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की वेतन हो जाएगी। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन होगी और यहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन होगी। इसके बाद सीएजी, यानी कि अगर हम देखें तो कुल मिला के 9 संस्थाएं हैं और 13 लोगों की वेतन की बात यहां पर कही गई है। कितनी? 9 संस्थाएं और 13 लोगों की। यह हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा कि कितनी संस्थाएं और कितने लोगों की वेतन की बात की गई है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में वेतन और भत्ते लिखे हुए हैं। अनुसूची 2 में क्या लिखा हुआ है? वेतन और भत्ते। यहां लिख लीजिए वेतन और यहां लिख लीजिए भत्ते, ठीक है। अब आए हम अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में अधिकारियों की जो शपथ है और वादे हैं, अधिकारियों की जो शपथ और वादे हैं वो कहां लिखे हुए हैं? अनुसूची 3 में लिखे हुए हैं। अब शपथ और वादों में आप वहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़कर आए हैं। कहां? वेतन में। अनुसूची 2 में जो वेतन लिखी हुई है उसमें राष्ट्रपति भी आएगा और राज्यपाल भी आएगा, लेकिन हमें यहां पर राष्ट्रपति भी हटा देना है और राज्यपाल भी हटा देना है। बाकी किस किस की हो जाएगी? शपथ किन किन की होगी? संघ के जितने भी मंत्री होंगे, लाइक कैबिनेट में, फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, इन संघ के जितने भी मंत्री होंगी सभी की शपथ किसके अंतर्गत आएगी? अनुसूची 3 के अंतर्गत आएगी। फिर अगर हम राज्य में आए तो राज्य के जितने भी मंत्री होंगे सबकी शपथ कहां लिखी होगी? अनुसूची 3 में लिखी होगी। फिर अगर बात करें, लिख के ही बताता हूं ना मैं, शपथ किन किन की होगी? अधिकारियों की शपथ जो होगी उनमें संघ के सारे मंत्री आ जाएंगे,
यहां राज्य के मंत्री कर लीजिए। राज्य के मंत्रियों के अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल आपको छोड़ना है। संसद चुनाव प्रत्याशी आ जाएंगे, मतलब कि जब चुनाव होता है तो उसके पहले भी शपथ ली जाती है, तो संसद चुनाव प्रत्याशी यहां पर आ जाएंगे। इनके अलावा संसद के सदस्य जब चुनने के बाद वो आ जाते हैं तो उनकी भी शपथ कहां लिखी हुई है? अनुसूची 3 में लिखी हुई है। विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं, विधानमंडल के सदस्यों की भी शपथ कहां लिखी हुई है? अनुसूची 3 में लिखी हुई है। सीएजी के एवं सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, इसकी भी शपथ कहां पर है? अनुसूची 3 में। तो जो शपथ है वो भी देख लेना है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी शपथ अनुसूची 3 में लिखी हुई है, या फिर आपसे प्रश्न पूछ लेंगे निम्नलिखित में से किसकी वेतन अनुसूची 2 में है, या फिर आपसे ऐसे पूछ लेंगे निम्नलिखित में से किसकी वेतन अनुसूची 2 में नहीं है, निम्नलिखित में से किसकी शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। ऐसे भी प्रश्न आपसे बिल्कुल बन सकते हैं, इसलिए सतर्क रहिए। किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। प्रश्न वही पूछेंगे जो आपके दिमाग में सेट है, प्रश्न वही पूछेंगे जो आप दिन भर पढ़ते हैं, पूरी साल पढ़ते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा चेंज करके पूछेंगे ताकि आप वहीं शहीद हो जाएं। ओके, अब अनुसूची 3 की बात, अनुसूची 4 आएगी। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो किस प्रकार से होता है? ये लिखा हुआ है अनुसूची 4 में। राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में लिखा हुआ। अगर अनुसूची 5 की हम बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों, जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण की बात कही गई है। यानी कि अनुसूचित क्षेत्र, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति एक अधिसूचना के द्वारा, यदि उसको ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, तो वो एक अधिसूचना जारी करेगा और वहां पर अनुसूचित क्षेत्र जारी कर देगा, यानी कि घोषित कर देगा। अभी वर्तमान में देखें तो 10 ऐसे अनुसूचित क्षेत्र हैं। लिखें। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, सीजी शॉर्ट में ही लिखते हैं, सीजी, ठीक है। सीजी के बाद गुजरात, गुजरात के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, छठवां राजस्थान, सातवां तेलंगाना, आठवां तेलंगाना के अलावा यहां पर अभी मध्य प्रदेश हो गया, सीजी हो गया, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया, हिमाचल प्रदेश भी आएगा। हिमाचल प्रदेश के अलावा राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना, अभी एक सी महाराष्ट्र बचा हुआ है, अभी महाराष्ट्र बचा हुआ है। और एक चीज और अभी बची है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। एक चीज ऐसे भी याद रखना, जो चार क्षेत्र हैं उनको आप ऐसे याद रख सकते हो। उत्तर प्रदेश को छोड़कर मध्य प्रदेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है, उनमें से एक को छोड़ देना है, उत्तर प्रदेश। 4 आपको याद रखने हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़। आपको ये 4 याद रखने हैं। इसके अलावा क्या याद रखना है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था तेलंगाना, तेलंगाना, और फिर इसके बाद उड़ीसा याद रखना है। उड़ीसा के बाद यहाँ पर जो 10वां आएगा वो होगा झारखंड। क्या होगा? 10वां होगा झारखंड। तो ये 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहां राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी करी, उसको लगा ऐसा कि यहां पर क्या करना चाहिए, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, तो राष्ट्रपति ने वहां पर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिए। अब इन क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण कैसे होगा? जनजातीय परिषद का निर्माण होगा। इन क्षेत्रों में क्या होता है? जनजातीय परिषद का निर्माण होता है और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन और नियंत्रण किया जाता है। तो ये किस अनुसूची में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 5वीं अनुसूची में। कहां लिखा हुआ है? 5वीं अनुसूची में। फिर 6वीं अनुसूची में चलें। 6वीं अनुसूची जो लिखी हुई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको ए कर लेना, इसको कर लेना, इसको ए कर लेना, इसको कर लेना टी, इसको एम, ऐसे याद रख सकते हो। अगर इन 4 राज्यों के नाम आपको याद नहीं होते हैं तो एटीएम फिर एम, एटीएम एटी डबल एम, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम।
जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान, प्रावधान कहां लिखे हुए हैं? ये अनुसूची 6 में लिखे हुए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके प्रावधान, इनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान कहां लिखे हुए हैं? ये अनुसूची 6 में लिखे हुए हैं। अब अनुसूची 7 में अगर हम आए, अनुसूची 7 में संघ, केंद्र सरकार, राज्य की और जिम्मेदारियों की समवर्ती सूची, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि जितनी सूचियां हैं, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। संघ सूची वो होती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है। संघ सूची में जितने भी विषय उस पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची में जितने भी विषय उस पर राज्य कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं अपशिष्ट शक्तियां। अपशिष्ट शक्तियां किनके पास होती हैं? अपशिष्ट शक्तियां होती है संघ के पास, उन पर राज्य का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। अगर हम संघ सूचियों की बात करें तो संघ सूचियों ने शतक मारा। मूल संविधान में ये 97 थी, और अगर इन प्रेजेंट की बात करें ये 100 है। कितनी है? 100। और अगर हम अनुसूचियों राज्य सूची की बात करें तो राज्य के साथ हमेशा से क्या हुआ है? भेदभाव हुआ है, पक्षपात हुआ है। तो पहले मूल संविधान में कितनी हुआ करती थी? 66। अब कितनी बची है? 61। फिर समवर्ती सूची की बात करें, समवर्ती सूची में कितने विषय पहले हुआ करते थे? कितने? 47। अभी कितने हैं? 52। एक बार 52 को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बाकी 99% तो बिल्कुल सही है। इसके बाद आधिकारिक भाषाएं, अनुसूची 8 में क्या है? भाषाएं। अनुसूची 8 में क्या है? भाषाएं। अनुसूची 1 में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्रों की, राज्य एवं संघ क्षेत्र कर लीजिए, नाम है, उनकी सीमाएं, इन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ। अनुसूची 2 में क्या लिखा है? शपथ लिखी, वेतन लिखी हुई है। अनुसूची 3 में शपथ लिखी हुई है। अनुसूची 4 में जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है वो लिखा हुआ है। अनुसूची 5 में क्या लिखा हुआ है? जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, उनके नाम, यानी कि 10 हैं जो मैं बता चुका हूं। साथ में जनजातीय जो नियम और कानून कैसे होंगे वो लिखे हुए हैं। और अनुसूची 6 में क्या लिखा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान। अनुसूची 7 में क्या हुआ है? जितनी भी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं, संघ शक्तियों के विभाजन किस आधार पर किया? इन्हीं के आधार पर तो किया गया है। ठीक है। फिर अनुसूची 8 में भारत की आधिकारिक भाषाएं कितनी है? भारत की आधिकारिक भाषाएं कितनी है? 22 भाषाएं हैं। इसीलिए तो अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, जाने कितने धर्म हैं, यानी कितनी भाषाएं हैं। अब आए हम इस वाली अनुसूची पर, जो इस अनुसूची को जोड़ा गया, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था 1951 जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत इसको जोड़ा गया था। इसमें क्या है? भूमि कार्यकाल, भूमि कर, रेलवे, उद्योग से संबंधित कार्य और आदेश शामिल हैं। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। एक तो बात हो गई ये। दूसरी बात, इस अनुसूची में जितने भी कानून हैं उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी पहले। इसके बाद 11 जनवरी 2007 को ऐसा एक आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो इस पर बिल्कुल न्यायिक समीक्षा हो सकती है इस अनुसूची पर। इसीलिए जितने भी ऐसे विषय होते थे जिन पर उन्हें हस्तक्षेप नहीं चाहिए, जिन पर उन्हें कोर्ट की उंगली नहीं चाहिए, तो वो 9वीं अनुसूची में डालते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अनुसूची 10 संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के लिए विरोधी दोष प्रावधान या फिर दल बदल कानून, आपको स्मॉल में याद रखना है, सिर्फ दल बदल कानून। अनुसूची 10 में क्या लिखा हुआ है? दल बदल कानून। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल कानून। और ये कब आई थी? 1985 में। और अनुसूची 11 पंचायती राज के प्रावधान। अनुसूची 11 में क्या है? पंचायती राज के प्रावधान। अनुसूची 11 में है पंचायती राज के प्रावधान। और ये कब जोड़ी गई? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था वो? 1993 में हुआ था। 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1993 में इस अनुसूची को जोड़ा गया। अनुसूची 11 को। अनुसूची 12 नगर निगम के प्रावधान लिखे हुए हैं। अनुसूची 12 में क्या लिखे हुए हैं? नगर निगम के प्रावधान लिखे हुए हैं। अनुसूची 12 को कब जोड़ा गया? 74, संविधान संशोधन हुआ था 74वां, लेकिन सन वही था। सन क्या था? 1993। आप इस प्रकार से अनुसूचियों को देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ रहेगी ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव पर। अब ऑब्जेक्टिव आपके गलत नहीं होने चाहिए, और ये अधिकतर गलत होते हैं कि किस अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। वैसे बहुत ही सरल और अच्छी चीज है अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो अब हम चलते हैं 10 कदम कामयाब होंगे हम, यानी कि रोज हमें 10 कदम चलने हैं, रोज हमें स्लोली स्लोली चलना है और प्रीलिम्स तक पहुंचना है। जीता खरगोश ही था, ठीक है, कछुआ कितना भी तेज चल ले।
सॉरी जीता कछुआ ही था, खरगोश कितना भी तेज चल ले। हो जाती हैं भाई गलतियां, ऐसे माफ कर देते हैं छोटी छोटी गलतियों पे। 10 कदम कामयाब होंगे हम, और अनुसूचियों की बात कर रहे हैं। जो आज का पहला प्रश्न होगा वो होगा भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं कितने? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 14 अनुसूचियां हैं, या फिर 16 अनुसूचियां हैं? अगर अब आपने गलत कर दिया तो अब आपने वीडियो नहीं देखी है अच्छे से, आप सिर्फ बैठ के टाइम पास कर रहे थे, या आपने वीडियो नहीं देखी और पहले भी आपने कुछ भी पढ़ा है, और अगर आपने अब गलत जवाब दिया यानी कि अब तक आप टाइम पास कर रहे थे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और अगर हम मूल संविधान की बात करें, पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है, अगर आए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी तो 12 करना है, और अगर कितनी अनुसूचियां तो, और अगर आता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तो हमको 8 करके आना है। कितनी करके आना है? 8। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, या फिर डी चौथी? कौन सी अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है? बिल्कुल सीधा सा उत्तर है इसका प्रथम अनुसूची, यानी कि जो पहली अनुसूची है वो संघ एवं राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत है कि आप वीडियो देखने के बाद शेयर बिल्कुल भी नहीं करते हो। प्लीज इसको शेयर कर दिया करो, ठीक है? व्यूज पे मत जाओ, वो तो जब बढ़ना होगा तो वो बढ़ ही जाएंगे। बाकी आप शेयर कर दिया करो ताकि दूसरे का भी कुछ फायदा हो जाए। और हाँ, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन पर जाकर प्रीलिम्स की, जो कि हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। इंग्लिश मीडियम में अनुषा शर्मा मैडम वो डील कर रही हैं, और हिंदी मीडियम में टेस्ट सीरीज मैं ही बना रहा हूं, ठीक है? तो आप एक बार जाकर चेक कर लीजिए, 5 टेस्ट उसमें ऑलरेडी फ्री है। साथ में अगर आप टॉप 100 का बैच ज्वाइन करते हैं तो उसके अंदर हम आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री देंगे, चाहे वो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो मेंस की टेस्ट सीरीज हो। अभी जो कीमत है वो 7,500 रुपए है। जैसे ही बच्चे पूरे हो जाएंगे उसमें से उसकी कीमत बढ़ के 9,999 हो जाएगी। और जैसे ही दिवाली खत्म होगी, दिवाली निकल जाएगी, तो मैं बिल्कुल भी कमिट नहीं करूंगा कि रेट 9,999 ही रहेंगे, हो सकता है रेट बढ़ जाए। तो अभी आप देख लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स आपका आना ही आना है, संभावित है कभी भी आ सकता है। कल इलेक्शन भी हो गए हैं, तो इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहना कि पेपर होगा अप्रैल में, पेपर होगा मार्च में, पेपर फरवरी में ही होगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। बिल्कुल सही बात है, हमारे संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। हम कल ही पढ़ के चले आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। कुल 8 अनुसूचियां हैं, ये हम गलत बता सकते हैं, क्योंकि अगर मूल संविधान, यहां भी कंफ्यूजन है। यहां अगर हम लिखना था कि हमारे संविधान में, ठीक है, अगर यहां मूल संविधान लिखते तो ये सही होता, लेकिन यहाँ कुल 8 अनुसूचियां हैं, ये बिल्कुल गलत है। कुल 12 अनुसूचियां हैं, 400 से अधिक अनुच्छेद है, ठीक है। 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ये भी बिल्कुल ठीक है। हमने देखा अभी कि कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22। तो जो इसका सही उत्तर होगा 20। हमारे कुल 8 अनुसूचियां, इसका सही उत्तर ये होगा। अब चले अगले प्रश्न पे। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों या सीटों का आवंटन वर्णित है, किस अनुसूची में वर्णित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है? आपको पढ़कर मजा आना चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे वो भाग हो, चाहे वो विदेशी स्रोत हो, चाहे वो ये वाला टॉपिक अनुसूचियों वाला, चाहे हाँ अनुच्छेद वाले टॉपिक में थोड़ी टेंशन होती है कि पता नहीं सही जाएगा कि नहीं, लेकिन ये तो छोटे छोटे टॉपिक, इनको आप आराम से पढ़ सकते हो। तो जो इसका उत्तर होगा क्या होगा? पहली अनुसूची होगा, दूसरी अनुसूची होगा, तीसरी अनुसूची होगा, या फिर चौथी अनुसूची होगा? तो इसका सही उत्तर होगा चौथी अनुसूची। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में दिया गया है। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो चौथी अनुसूची में दिया गया है, ठीक है। अब हम चलें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। आर्थिक योजना किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, या ए व बी दोनों? तो आप इसका उत्तर या कमेंट में बताएंगे या मैं अभी बता दूं। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, अगर आप बोलो तो बता दूं, वरना
कमेंट में बता देना, लेकिन नहीं आप लोग गुस्सा हो जाओगे, इसका उत्तर मैं अभी ही बताऊंगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो समवर्ती सूची होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना जो विषय है वो विषय है समवर्ती सूची का। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। याद रखिएगा, समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण, है कि नहीं? अभी कंफ्यूजन होगा, अब याद आ गया। सूचियां यानी कि राज्य सूची, समवर्ती सूची और सबसे ऊपर आएगी केंद्र सूची। अभी तो कंफर्म हो गया ना कि 7वीं अनुसूची में क्या है, हो गया। फिर 8वीं अनुसूची की बात करें, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, ठीक है, 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची कुल अधिनियमों का विधि मान्यीकरण, जो कुछ अधिनियम है उनका विधि मान्यीकरण। और 10वीं अनुसूची पंचायती राज। क्या ये सही है? अभी अभी जस्ट पढ़ा है, 10वीं अनुसूची में है क्या पंचायती राज? 10वीं अनुसूची में है क्या पंचायती राज? भैया नहीं है, ये गलत है, बिल्कुल गलत। 10वीं अनुसूची में नहीं है पंचायती राज। किस अनुसूची में है? आप बताओ जल्दी से, किस अनुसूची में है पंचायती राज? कुछ लोग बोलते हैं कि सर पढ़ाओ पढ़ाओ, ऑब्जेक्टिव बताओ। भाई आप ऑब्जेक्टिव पढ़ने बस नहीं वीडियो देखते हो, आप उसके अलावा जो फैक्ट है ना वो भी देखने के लिए वीडियो देखा करो। कुछ कल जो मैंने कमेंट पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े, तो सभी बच्चे कह रहे थे सर आप पढ़ाओ। अरे पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आके और YouTube चैनल जैसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराए और आगे बढ़ लिए। उसके साथ साथ जो फैक्ट हैं, जो आपके और एक ऑब्जेक्टिव के साथ 203 ऑब्जेक्टिव कवर हो रहे हैं, तो वो तो कम से कम कवर करते जाओ। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप अपॉर्चुनिटी लेने की तैयार नहीं है, आप बोल रहे हैं आगे पढ़ाओ। बकवास तो कुछ चलती नहीं है यहां पे। अब अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है, 10वीं अनुसूची का संबंध है। 10वीं अनुसूची का संबंध है, 10वीं अनुसूची का संबंध है। सही उत्तर बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन, अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, दल बदल विरोधी कानून या फिर पंचायती राज। ये आपकी 11वीं है, ठीक है, ये आप बताइएगा ये कहां पर है। और आपका जो सही उत्तर है वो दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 1985 में जोड़ी गई थी। और दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आप इसको याद रखिएगा। अच्छे अच्छे प्रश्न निकलकर सामने आ रहे हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बचे होंगे जो मैंने आपको टेबल दे दी है वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उससे भी आपके सारे ऑब्जेक्टिव कवर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है? किस अनुसूची में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है? 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची या फिर 9वीं अनुसूची? किस अनुसूची में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो 7वीं अनुसूची होगा। एक प्रश्न कई प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, एक प्रश्न आपसे कई प्रकार से पूछा जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन करती है। अब आए अगले पे, भूमि सुधार संबंधित है। भूमि सुधार किससे संबंधित है? संघ सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से, या इनमें से कोई नहीं? भूमि सुधार किससे संबंधित है ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट करके ही बताना पड़ेगा, ये आपको कमेंट करके ही बताना पड़ेगा। लेकिन ये भी मैं बता देता हूं, इसका सही उत्तर होगा राज्य सूची। भूमि सुधार राज्य सूची से संबंधित है। भूमि सुधार किससे संबंधित है? भूमि सुधार राज्य सूची से संबंधित है। भूमि सुधार किससे संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। अब आए हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क व कर लगाने का अधिकार अनुसूची से संबंधित है। किस अनुसूची से संबंधित है? सरकार द्वारा शुल्क व कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची से संबंधित है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। अगर कॉमन सेंस जरा सा भी रखते होगे, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखते होगे, जो ये लिखा है आप पढ़ोगे और समझोगे तो बिल्कुल इसका सही उत्तर लगा पाओगे।
8वीं अनुसूची में तो भाषाएं लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई हैं? भाषाएं लिखी हुई हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? ATMM, यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में जनजातीय प्रशासन का प्रावधान दिया गया है। तो इसमें तो शुल्क और कर लगाने जैसी बात कहीं समझ में नहीं आ रही। 5वीं अनुसूची में भी जनजाति से संबंधित है, तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो 7वीं अनुसूची निकल के आना चाहिए यार। इसका जो सही, क्योंकि इसमें संघ, राज्य एवं संवर्ती सूचियां दी हुई है, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या? 7वीं अनुसूची। तो इस प्रकार से हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उत्तर में तुक्का ना लगाकर हम बिल्कुल सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। तो आज के हमारे 10 प्रश्न ये पूरे हुए। अब हम कल फिर 10 प्रश्न लेकर आएंगे। आप इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां पर क्विज बराबर चल रहे हैं। साथ में आप रक्षा एकेडमी का एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारा इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिल जाएगा। धन्यवाद।